हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बेटा, आज आपका 8th क्लास का जो मैथ्स का पेपर था वो हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करके आए होंगे। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो आपका आज मैथ्स का पेपर हुआ है उसका फुल जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्लेन करूंगा और आपने उसको देख करके ये ज़रूर अपने जो आपने गलत किए हैं क्वेश्चंस उनको इस तरह से आपने सीखना है कि आगे इन फ्यूचर वो कभी भी आपसे गलती ना हो। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और उनको सोल्व करते वक्त थोड़ा टाइम भी लगेगा, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी बाकी वीडियोस के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी लेंथी बनेगी और डिटेल भी इसके अंदर साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए इसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस 16/81 इन पावर नोटेशन। तो हमें इसके पावर नोटेशन में लिखना है। तो 16/81 को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखो 16 को हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2। और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 भी 4 टाइम्स है और 3 जो है वो भी 4 टाइम्स है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3 रेज टू पावर 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पर कुछ बच्चे हो सकता है इसको इस तरह से भी लिख के आए हों 4 मल्टीप्लाई 4 और 9 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 9 9 जा 81। और इसको 4/9 की पावर 2 में लिख दोगे तो आपको कंप्लीट जो नंबर है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट पावर नोटेशन है वो ये होती है। पावर नोटेशन का मतलब है कि उसके बाद जो हमारा बेस है उसके आगे फैक्टर नहीं बनने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब देखिए इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ईजी है। 19 और 18 को ऐड कर दोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 37। और यदि आप इसको डायरेक्ट करके देखोगे, इसका स्क्वायर ओपन करके माइनस करके, तब भी आपका आंसर यही आएगा। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, हमें डिवाइड करना है। a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 7 को a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 6 से। तो आप सभी बच्चों को पता है पावर की फॉर्म में हम देखो ऊपर a3 है और नीचे a4। तो a4 को हम ऐसे लिख सकते हैं a3 मल्टीप्लाई विद a। आइडेंटिटी यूज नहीं करवा रहा हूँ, बिना आइडेंटिटी के ही हो जाएगा ये। और b7 को हम ऐसे लिख सकते हैं b रेज टू पावर 6 और मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 1, क्योंकि दोनों का सम 7 होता है। और नीचे क्या है, b की पावर 6। तो देखो b रेज टू पावर 6 से b रेज टू पावर 6 कैंसिल, a रेज टू पावर 3 से a रेज टू पावर 3 कैंसिल, ऊपर क्या रह जाएगा b और नीचे a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b/a। इसी क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे इसी मेथड से करें, आइडेंटिटी यूज करके भी आप कर सकते हो, पर आपका लास्ट में आंसर ये आना चाहिए b/a, तब आपका ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइज करने के लिए 12 और 20 में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 4, और m और mn में से m कॉमन आ जाएगा। तो देखो जैसे ही हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, अंदर 3, m बाहर आ चुका है, माइनस का साइन एज इट इज। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, mn में से m को हमने कॉमन ले लिया n। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4m इंटू में 3 माइनस में 5n। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमें फैक्टराइज करने हैं। तो आप देख सकते हो इसमें t-4 दोनों में है, तो हम एक t-4 को कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा, देखो जैसे ही हम t-4 को बाहर लेंगे अंदर आ जाएगा 5t, और t-4 बाहर आ चुका है तो अंदर -6। तो ये दो फैक्टर हमारे इसके बन जाएंगे। अब इसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3x - 2 इक्वल है 7 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम -2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 7 + 2 के। तो अब देखो 3x एज इट इज, 7 में 2 को ऐड कर देंगे 9। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे 3, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसके बाद है सेवन्थ पार्ट, एक्सप्रेस द परसेंटेज एज फ्रैक्शन। तो देखो ये हमें परसेंटेज गिवन है और हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 75/100। यहाँ तक करोगे तो थोड़े से नंबर कट जाएंगे, पर इसको थोड़ा सा आप आगे और सिंप्लीफाई कीजिए।
तो 5 की टेबल पे इसको कट डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम। 25 3 जा 25 4 जा, तो लास्ट जो आंसर होगा आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में वो क्या होगा, 3/4 होगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। तो कुछ बच्चे हैं इसमें डाउट रहता है कि श्योर इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। दो होते हैं बेटा, एक इम्पॉसिबल इवेंट जो कि कभी हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और श्योर इवेंट जो 100% होनी ही होनी है, जिसे हम सर्टेन बोल देते हैं, अभी होगा, जैसे मंडे के जस्ट बाद ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के जस्ट बाद आपको पता है वेडनेसडे आएगा, इसी तरह से उनको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -12 -7 लाई। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, और जो फोर्थ है उसके अंदर x तो पॉजिटिव होता है बट y जो है वो नेगेटिव होता है। ये दोनों नेगेटिव है, तो इसलिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसके बाद है 10th, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर पॉजिटिव। जब दोनों ही पॉजिटिव हों, तो आपको अभी बताया था मैंने कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड +2। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हर बच्चे के आंसर जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। आपने ये नहीं समझना कि हमारा जो आंसर अब मैं आपको करवाऊंगा वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका गलत होगा, तो ये ऐसा नहीं है। मैं आपको रूल बता देता हूँ, जैसे -2 एंड +2 है, तो इनके बीच में यदि आप -1 0 और 1 ये 3 लिखते तो ये 3 तो ठीक थे ही थे, पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितने पूछे गए हैं, 4 पूछे गए हैं। तो 4 के लिए कुछ बच्चों ने या मोस्टली बच्चों ने ये किया है, इनके डिनोमिनेटर्स को चेंज किया है। जैसे अब देखो -2/1 है और इसके अपॉन भी क्या है, 2/1। तो हमें इसका डिनोमिनेटर को थोड़ा सा क्या करना है, बड़ा बना लेना है, जिससे कि उनके बीच में हमारे पास 4 रैशनल नंबर दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने 2 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, 100 के साथ, किसी के साथ भी कर रखा हो। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ तो 10 के साथ कर दिया, नीचे किसी और के साथ कर दिया, फिर आपका आंसर गलत होगा। अब देखो इसका ये क्या बन जाएगा, -20/10 और इधर +20/10। डिनोमिनेटर 10 है, ऊपर जो न्यूमिनेटर्स हैं उनके बीच में देखो -20 से इधर चलते हैं हम, तो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10। ये वाले आंसर भी ठीक हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 0 से स्टार्ट कर दें, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, और भी बहुत सारे लेके चले हम, तो वो सारे के सारे जो है वो ठीक माने जाएंगे, गलत नहीं होंगे। तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो इसमें से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे 5x2 -11x + 19। अब हम इसके नीचे लिख लेते हैं 2x2 -5x + 10। दो मेथड से कर सकते हैं, इसे कॉलम मेथड बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, दोनों तरह से बता देता हूँ। तो देखो 5x2 -11x + 19 और फिर माइनस का साइन लगा दो और क्या लिख दोगे, 2x2 -5x + 10। तो ये भी करवाता हूँ, ये भी। तो देखो 5x2 -11x + 19। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स है सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अंदर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब कलेक्टिंग लाइक टर्म्स करेंगे तो देखो 5x2 और ये क्या है -2x2। तो इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3x2, ये माइनस है और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। तो माइनस का 6x, ये प्लस है और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी, प्लस का 9। तो आपका आंसर ये आएगा। और यदि इस मेथड से जिन बच्चों ने किया है वो ऐसे करें,
हर बार साइन चेंज करने हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। किस केस में? जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब, उस केस में। तो 5x2 में से 2x2 को माइनस करेंगे तो 3x2, ये माइनस ये प्लस, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी, ये माइनस ये प्लस हो गया तो माइनस का 6x, ये प्लस ये माइनस तब भी सब्ट्रैक्शन कंपलसरी, तो प्लस में 9। तो देखो दोनों केसेस के अंदर आपके जो आंसर है वो क्या है? सेम है। तो अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड बेटा इसलिए बना रखी है, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी वीडियो और ज़्यादा लंबी ना बने, नहीं तो बहुत सारी डिटेल और भी बताई जा सकती है आपको, आपके फ़ायदे के लिए ही सोच रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज दिस। तो देखिए सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट फाइंड करना होगा, और अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर टाइम। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल हम यहाँ लिख लेते हैं 12,000 × 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10/100 लगा देंगे, और टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो ये देखिए 12,000 इंटू में 0 से 0 कट कर दो, या जरूरी नहीं है 0 से 0 कट की जाए, आप 100 LCM ले सकते हो, 100 × 100 + 10 तो 110 ले सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, बस आंसर आपका राइट आना चाहिए। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 10 इसका हम LCM ले लेंगे तो 10 × 10 + 1 11 हो जाएगा। तो 11/10 के ऊपर पावर क्या है? 2, तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करवा देता हूँ, देखो 11/10, तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो अब ये है 120, और 11 और 11 की मल्टीप्लाई कर दोगे 121। और एक बात और साथ में बताना चाहूँगा, ये आप मत सोचना कि बिल्कुल एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही हमें नंबर मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि यदि बच्चे ने थोड़ा सा पूरा कंप्लीट ना करके अच्छे से मतलब आंसर फाइंड कर रखा है तो उनको भी हम मार्क्स दे देते हैं। अब देखो 121 की मल्टीप्लाई हम 120 से करने से पहले 12 से कर लेते हैं, 0 बाद में लगा लेंगे, और यहाँ पे 121 तो 2541, तो 1452 और साथ में 0, तो ये हमारे पास अमाउंट आया है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट है 14520 और प्रिंसिपल है 12000। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 520 और इधर से 2, तो 2520 रुपीज़ ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th, इफ 20 मैन असेंबल 8 मशीन्स इन ए डे, हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू असेंबल 12 मशीन्स इन ए डे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक टेबल सिखाई हुई है कि इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल के अंदर हम 2 पोर्शन बना लेते हैं। ऊपर वाले में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन, और इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मशीन्स असेंबल्ड, नंबर ऑफ मशीन्स असेंबल्ड। अच्छा एक बात और बता देता हूँ बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नंबर ऑफ मशीन लिख देते हैं, असेंबल्ड वगैरह नहीं लिखते, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि 1-2 वर्ड इधर उधर आपने नहीं लिखे तो कहीं आपके नंबर कट जाएंगे। बस वर्किंग आपकी है वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो आपको सारी चीज़ें एक परफेक्ट तरीके से बता रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं सोचना कि हम तो ये चीज़ लिख के नहीं आए, सर ने तो ये चीज़ हमें बताई है तो कहीं हमारे नंबर ना कट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपकी वर्किंग ठीक है तो थोड़ा सा आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 20, और यहाँ मशीन्स वाले में क्या लिख देंगे 8। तो हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू असेंबल 12 मशीन, तो देखो नंबर ऑफ मशीन्स 12, तो नंबर ऑफ मैन हमें पता लगाने हैं, तो हम इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, एक्स लेट कर लो, ए लेट कर लो, बी लेट कर लो, कुछ भी। हाँ अब ये देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ मशीन्स वेरी डायरेक्टली, देयरफॉर x/y जो है वो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के। तो यहाँ से 20/8 इक्वल होगा x/12 के। अब आप यहाँ भी कट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 20 मल्टीप्लाई विद 12 और अपॉन में 8 यहीं रहने दो, या तो उधर लेके जाओगे बाद में फिर इधर लेके आना होगा, तो यहाँ पे x को एज इट इज़ यहीं रहने दो, बाकी 12 को इधर ले आते हैं। अब हम 4 2 जा 4 3 जा कट कर लेते हैं, 2 से इसको कट करेंगे 10, तो 10 3 जा 30। मैथ के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो वर्किंग सिखाई जा रही है वैसे ही करनी है, आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, बट आपका आंसर जो है वो करेक्टली 30 आना चाहिए। तो
तो अब हम लास्ट में ये लिख सकते हैं 30 मैन आर नीडेड टू असेंबल 12 मशीन्स इन ए डे। ये आप खुद लिख लेना। अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज करने हैं हमें x2 प्लस में 7x प्लस 12। तो इसके फैक्टराइज करने के लिए हमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करना होगा। x2 की 12 के साथ रफ प्लेस पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12x2। बीच में हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो है 7x, और 7x के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करें तो 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12x2 आ जाए। तो x2 प्लस 4x प्लस 3x ये दो हो जाएंगे। अब हम इनको ऐड करके देखेंगे तो 7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 4। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, 3, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 4, क्योंकि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4। अब देख सकते हो आप x प्लस 4 दोनों में है, तो x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा x प्लस 3। तो इस तरह से ये दो फैक्टर हैं, आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं, पहले इसको बाद में इसको, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देयर वर 4200 पीपल। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल वो है हमारे पास 4200। नंबर ऑफ फीमेल्स, तो नंबर ऑफ फीमेल्स देखो कितनी है 1400। तो हमें पता है पीपल में से यदि हम नंबर ऑफ फीमेल्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मेल्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेल्स। क्या होगा, 4200 में से 1400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2800, और हमें परसेंटेज बतानी है मेल की। तो परसेंटेज ऑफ मेल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 2800 ऊपर, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 4200, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी हो तब, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, नीचे टोटल और इनटू में 100। अब देखो 20 से ये 20 कट, 7 की टेबल पे कट कर देते हैं, 7 4 जा 7 6 जा, फिर 2 की टेबल पे कट कर देंगे 2/3। अब 2 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200/3। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 66 एंड 2/3%। तो ये जो 66 एंड 2/3% है, ये किसकी परसेंटेज है, मेल्स की। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ए गार्डन इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपीजियम। देखिए गार्डन है जिसकी शेप एक ट्रेपीजियम टाइप की है, हुज पैरेलल साइड्स आर 40 मीटर एंड 20 मीटर। तो देखो इसकी जो ये पैरेलल साइड है ये हमें गिवन है 40 मीटर और 20 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इधर भी जो बनेगा वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों सेम होते हैं, और वो हमें किसके इक्वल गिवन है 12 मीटर के। तो आपको बताना है कि इस गार्डन का जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो आपको सभी को पता ही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में b1 प्लस b2 इंटू में हाइट। b1 और b2 क्या है, जो दो पैरेलल हमें बेस गिवन होते हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ हमें रखनी है, और h क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए हाफ इंटू में b1 प्लस b2 और मल्टीप्लाई विद h, h क्या है 12 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई विद, इन दोनों को ऐड करके 60 आ जाएगा, और ये 12, 2 से या तो 60 को कट कर लो या 12 को, एक को कट कर लो, किसी को भी 30 कर लेते हैं। तो 12 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 स्क्वायर मीटर। तो ये जो 360 स्क्वायर मीटर है ये क्या है, ये इस ट्रेपीजियम शेप में जो गार्डन है उसका एरिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप सभी बच्चों को पता है क्यूब की शेप भी आपको पता है कैसी होती है, बनाना जरूरी नहीं है, बस वैसे ही आपको कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जितने भी फेस होते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, बिल्कुल सेम साइज के होंगे, स्क्वायर शेप में होते हैं, और इसकी जो एजेस है वो सभी इक्वल होती हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो इसकी एज है क्यूब की वो क्या है a, और यहाँ पे देख सकते हो आप सेंटीमीटर में है तो a सेंटीमीटर हम लेट कर लेते हैं, और जिन बच्चों ने a के अलावा और कोई लेट कर रखा हो तो वो भी ठीक माना जाएगा। तो लेट ईच साइड ऑफ क्यूब
इज ए सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या किसके इक्वल होता है, 6a स्क्वायर के। तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है किसके इक्वल, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर को 54 के इक्वल लिख देंगे। अब यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, 54 को डिवाइड करेंगे 6 से, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 9। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर हट करके उधर क्या लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट। ये सारी प्रोसेसिंग आप सभी बच्चों को पता है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो जो ईच साइड है हमारे पास, ईच साइड ऑफ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड करना था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th। ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए प्राइम नंबर। तो आप सभी बच्चों को पता है जो डाई है उसकी शेप कैसी होती है, एज ए क्यूब की तरह ही होती है, जिसके अंदर सभी फेसेस जो है वो स्क्वायर शेप में होते हैं। तो उस डाई के ऊपर आपको ये भी पता है कि जितने 6 फेसेस हैं सबके ऊपर नंबरिंग जो है वो अलग होती हैं। जो डॉट्स लगी होती हैं, एक पे 1 है, फिर 2 3 4 5 6 डॉट्स तक होता है। और उस डाई को हमने एक बार उछालना है, तो आपको बताना है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, व्हेन ए डाई इज रोल्ड वंस देन पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6 पॉसिबल। फिर मैं वही बात बताता हूँ, कुछ बच्चों ने जिनने नहीं लिखा किसी और तरीके से लिख रखा है, तो वो भी हम देख लेंगे। व्हेन ए डाई इज रोल्ड वंस देन पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6 कौन कौन सी होंगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब हमें ए पार्ट प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ये कितने हैं, काउंटिंग करके देखो 1 2 3 है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, प्राइम नंबर की। तो यहाँ पे प्राइम नंबर पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। तो ये कितने हैं, काउंट करके देखो 1 2 3 है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 6। तो 3/6 आ जाएगा। जिन बच्चों ने 3/6 छोड़ दिया वो भी कोई बात नहीं, अदरवाइज कट करके आपको क्या लिखना होगा, 1/2 लिखना होगा। इसके बाद है इसका बी पार्ट। अब हमें ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें वही काम करेंगे हम, एन ओड नंबर्स आर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ओड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। तो इनको भी काउंट करके देख लेंगे कितने हैं, 3 है। तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है ओड नंबर की वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले जितने ओड नंबर हैं वो ऊपर 3 है, तो 3 ऊपर। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 6, तो इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो अपने अपने आंसर जरूर मैच करते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। पूरी डिटेल मैंने एक वीडियोस में बता रखी है। अब पूरी डिटेल इसकी बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, सभी बच्चों को पता है 52, जिसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड कार्ड की। इसके अंदर स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है कि रेड कार्ड कौन से सूट का होना चाहिए या कौन होना चाहिए, किंग हो क्वीन हो, कुछ भी नहीं पूछ रखा, सिर्फ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स। ये लिख लेना आप, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स जो है वो कितने हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स जो है वो हो जाएगी 26/52। ये कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। और बी पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताइए, कि हम सिलेक्ट करेंगे जो कार्ड वो क्वीन होनी चाहिए। तो अब इसमें भी क्वीन रेड ब्लैक वगैरह या किसी स्पेशल शूट की नहीं पूछी गई है कि क्वीन कौन सी हो। तो हम क्या करेंगे, 52 कार्ड्स के अंदर टोटल कितनी क्वींस होती है वो लिख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस जो है वो कितनी होंगी 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन इज इक्वल टू 4/52। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/13। तो इसका आंसर तो आएगा 1/13। और फर्स्ट वाले का जो आंसर था वो क्या था 1/2। इस तरह से आपका ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेक्शन सी। अब देखिए इसके बाद है जो सेक्शन सी है वो सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है।
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशो 3, 5, 7 और 9। एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके चारों एंगल्स हमें एग्जैक्ट गिवन नहीं है, उनके रेशोज गिवन है। तो हम इन रेशोज़ की हेल्प से उनके जो एंगल होंगे एग्जैक्ट वो बताएंगे क्या है। तो वैसे आप फिगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बनाना, ये आपको हम लेट कर लेते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल ABC और D ये हमें रेशो गिवन है 3, 5, 7 और 9। तो आप क्या करोगे, इनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट फाइंड करने के लिए इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, रेशोज ऑफ एंगल्स किसके इक्वल है, 3:5:7:9। तो लेट फर्स्ट एंगल जो है वो किसके इक्वल है, 3x डिग्री के। सेकंड एंगल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5x के। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 7x एंड फोर्थ एंगल जो है वो हमारा हो जाएगा 9x के, जिसे हम एंगल A, B, C और D का नेम भी दे सकते हैं। तो वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम 360 होगा। तो एंगल A के प्लेस पे 3x, B के प्लेस पे 5x, C के प्लेस पे 7x और D के प्लेस पे 9x हम रख देंगे और इन सब को हम ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो सम आएगा वो होगा 24x, जो कि किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 15। अब हम एंगल A कह लो या फर्स्ट एंगल कह लो, इसकी मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। क्या है, 3x और x की वैल्यू क्या है, 15। तो 3 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे 45। एंगल B फाइंड करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे 75। एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे तो 105। और एंगल D की मल्टीप्लाई वैल्यू फाइंड करने के लिए 9 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 135। इन सब को आप ऐड करके देखोगे तब भी इनका जो सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा। तो इस तरह करना है आपको ये क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसके बाद जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। आपको एक डायग्राम गिवन है और इसके अंदर आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर कितनी तो फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं और कितनी एजेस हैं। तीनों चीज़ें पता करने के बाद फिर जो हमारा यूलर फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है क्या होता है, उसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो यूलर फॉर्मूला क्या होता है, F + V - E किसके इक्वल, 2 के। तो ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस फिगर के अंदर फेसेस देखेंगे क्या होंगे, कितने होंगे। तो ये जो फिगर है इसको बोलते हैं पेंटागनल प्रिज्म, क्योंकि ऊपर भी एक पेंटागन है, नीचे भी पेंटागन है और इस पेंटागन को जोड़ने के लिए साइड में क्या लगाई हुई है, रेक्टेंगल्स का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, एक पेंटागन नीचे, एक ऊपर, 2 पेंटागन और साइड में 5 रेक्टेंगल्स हैं। उन सब को मिला करके 7 हमारे पास क्या हो जाएंगे, फेसेस हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस होते हैं ये जो वर्टेक्स हैं, तो ये देखो 5 ऊपर है, इसी तरह से 5 आपको नीचे दिखाई देंगे। तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 वर्टिसेस है। अब हम बात करते हैं एजेस की। तो देखो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं। तो एजेस कितनी है, देखो 5 है ऊपर, 1 2 3 4 5, इसी तरह से 5 नीचे हैं। तो 5 + 5 कितनी होगी, 10। और 5 जो है वो साइड में होंगी, देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 15। अब इसके बाद हम यूलर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो इसके अंदर लेफ्ट साइड हमारे पास है F + V - E। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, 7 + 10 - 15। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 17 - 15 किसके इक्वल आ गया, 2 के। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। हम लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या प्रूव कर दिया हमने, इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो 10 यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाइड। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट करना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है, देखो राइट साइड में क्या गिवन है 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। तो इसके अंदर कुछ बच्चों ने हो सकता है पहले मल्टीप्लाई करके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई की हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट 1 के साथ और इस 1 की इसके साथ कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास 4 + x 5 - x इक्वल हो जाएगा 2 + x मल्टीप्लाई विद 7 - x। पहले ऐसे भी कर सकते हो या फिर पहले मल्टीप्लाई करके बाद में इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों तरीके से ठीक है, बट आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो अब देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, 1 की इधर मल्टीप्लाई और इसकी 1 के साथ, तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो 4 की 5 से कर रहे हैं 20, 4 की -x से करेंगे -4x, फिर x की +5 से करेंगे तो +5x, और +x की -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। अब 2 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो 14, 2 की मल्टीप्लाई -x से करेंगे -2x, और x की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो +7x, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x की x के साथ करेंगे तो x²। अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 20 एज इट इज़, ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, इस वजह से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो प्लस का 1x आ जाएगा, और माइनस में क्या है x² एज इट इज़। अब ये 14 एज इट इज़ माइनस और ये प्लस, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। 7x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 5x और माइनस में x2। अब हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग लाइक टर्म्स कर लेते हैं। कलेक्टिंग लाइक टर्म्स मीन्स हम कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं। तो देखो ये 20 एज इट इज़ यहाँ रख लो या वहाँ ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो 20 एज इट इज़ प्लस 14 इधर आके -14 हो जाएगा, और बीच में हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं। तो राइट साइड में जो पहले गिवन है उनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखो ये प्लस का x उधर जाके -x हो जाएगा, और ये माइनस का x2 जो है ये प्लस का हो जाएगा। और किसी बच्चे ने किसी और मेथड से कर रखा हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपकी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 5x में से हम x को माइनस करेंगे 4x, और ये x2 माइनस है और ये x2 प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। अब इसको 2 पे कट कर देते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी 3/2। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करके जो आपका आंसर है वो 3/2 मैच करना है। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th के बाद 15th क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन Piyush scored 490 marks. If he scored 70% marks, find the maximum marks. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो किसके इक्वल हैं, x लेट कर लेते हैं। और पीयूष ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 490, पर ये जो 400 मार्क्स हैं 490 मार्क्स, ये क्या है, ये जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 70% है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट मैक्सिमम मार्क्स को लेट कर लिया हमने किसके इक्वल, x के। पीयूष स्कोर्ड मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं पीयूष ने 490, विच इज 70% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का क्या है ये 70%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70% ऑफ x इज इक्वल टू 490। तो 70/100 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 490। 0 से 0 कट कर देते हैं। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए वही रूल अप्लाई करना होगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड। इससे इसको कट करेंगे 70 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो 700। तो 10 मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं 700 मार्क्स। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज बेस इज 50 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक पिक्चर की हेल्प से ये करेंगे। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओ इसको, फिर मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा देता होता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमाग में टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं करके आए, कहीं हमारे नंबर ना कट जाए। ये थोड़ा सा क्या होता है कि हम एज ए टीचर
कोशिश ये रहती है कि हर बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा बना देते हैं। तो देखो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है इस ट्रेपीजियम की, तो इसको हम लेट कर लेते हैं h, और जो सम है ये b1 बेस और ये b2 बेस, या इसको b1 उसको b2 आप लेट कर सकते हो। इन दोनों का जो b1 और b2 दोनों का सम है, अलग अलग गिवन नहीं है ये, हमें डायरेक्ट इनका सम पता है 50 सेंटीमीटर है, और हाइट हमें फाइंड करनी है इसकी, और हमें इसका क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया किसके इक्वल है, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर के। जो चीज़ गिवन है वो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखते हैं। उससे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है किसके इक्वल, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में b1 प्लस b2 को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी बोल सकते हैं, और इनटू में h जो है उसके बीच की हाइट है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, 500 के। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, b1 प्लस b2 अलग अलग गिवन नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों का सम हमें गिवन है 50 और मल्टीप्लाई विद h, जिसे हमने लेट किया है, इसकी हाइट है ट्रेपीजियम की, और ये 500। अब देखिए इससे इसको कट कर देंगे 25, तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 500 के अपॉन में क्या ले आएंगे, 25। और कुछ बच्चे यदि इसको डायरेक्ट करते हैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड, वो भी ठीक होगा। अब 50 से इसको कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20। तो हाइट जो है ट्रेपीजियम की वो क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 16th है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो बेस और टॉप है वो दोनों ही कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो इसका जो बेस है उसका जो ये सर्कल मान लेते हैं, ये सर्कल है, देखने में ये सर्कल नहीं लग रहा है क्योंकि हम टेढ़ी पिक्चर बनाते होते हैं इसकी, पर ऊपर से जब देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक सर्कल होता है। तो सर्कमफेरेंस आपको पता है, किसी भी सर्कल का जब हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 2πr। r इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, और ये हमें गिवन है किसके इक्वल, 220 सेंटीमीटर के, और जो हाइट है इसकी वो है 2 मीटर। यहाँ ध्यान देना बेटा, ये सेंटीमीटर में है और ये क्या है, मीटर में। हमें क्या फाइंड करना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए भी हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इसका यूज़ करके आप रेडियस फाइंड कर लोगे, रेडियस फाइंड करने के बाद हाइट को हम अब सेंटीमीटर में ले लेते हैं। देखो ये 2 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास ये है, और यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, और फिर हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमारा आंसर फाइंड कर लेंगे। पर मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और ये देखिए 2πr हमारे पास गिवन है सर्कमफेरेंस की फॉर्म में, और h हमारे पास गिवन है हाइट की फॉर्म में। पर हम इसको एज इट इज़ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि दोनों की यूनिट जो है वो सेम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों आंसर आपको बता देता हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ आपको सेंटीमीटर का, तो ये है 220 सेंटीमीटर और हाइट 200 सेंटीमीटर। देखो ये कर रखी। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 की 2 से कर दो 44, 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ से, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया इस सिलेंडर का। और यदि हमें इसको किसके अंदर चेंज करना हो, मीटर के अंदर, तो 2πr है। तो देखो 2πr है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके अपॉन में क्या लगा देंगे, 100। तो ये बन जाएगा 2.2, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो 2.2 की हाइट हमें क्या दे रखी है, 2 मीटर। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से आपका ये स्क्वायर मीटर के अंदर आंसर आ गया और ये स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर आंसर आ गया। दोनों में से आपने कोई भी मेथड यूज़ कर रखे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18th। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए, जैसे आप सभी बच्चों को पता ही है सिलेंड्रिकल शेप कैसे होती है। इस तरह से ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका हमें वॉल्यूम पूरा, ये पूरा वॉल्यूम होता है, ये हमें गिवन है और इसकी रेडियस भी गिवन है। तो देखो रेडियस
ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट एच बी इट्स हाइट, एच जो है इसकी क्या है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हमें गिवन है किसके इक्वल 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर के। और वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच जो कि इक्वल है 1100 के। पाई के प्लेस पे हम 22/7 लिखेंगे और रेडियस हमारे पास 5 है तो 5 की 2 टाइम्स क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और h की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अब h की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है h के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो तो आ जाएंगे डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो 1100 को 11 से कट करेंगे जब तो 100 आ जाएगा, और इसको 11 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको कट कर देंगे 50 आएगा। 5 जा 25 होता है तो 25 से डायरेक्ट इसको कट कर देते हैं 2, या अलग अलग कट करोगे तब भी 2 ही आएगा। तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14। ये मैंने कट नहीं किया था, ये 5 जा 25 से डायरेक्ट कट किया है। तो हाइट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट हमारे पास आ गई है, तो अब हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का 2πr/h। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है वो हमारे पास 5 गिवन थी, हाइट हमने फाइंड किया 14 को 7 से कट कर देंगे 2, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, अब 10 की 44 से मल्टीप्लाई कर दो 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इस सिलेंडर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, द फॉलोइंग आर द मंथली रेंट इन रुपीज ऑफ 30 शॉप्स। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है रेंट्स हैं, रुपीज में है ये, और कितनी शॉप्स का है ये 30 शॉप्स का है। हमें क्या करना है यूजिंग द क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ इन which one class intervals being 40 to 50 excluding 50 construct a frequency table for the above data। हमें क्या करना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, उस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो हम क्लास लेंगे वो क्या होनी चाहिए इक्वल विड्थ की होनी चाहिए, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हिंट दे रखी है 40 to 50, मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि 40 to 50 का मतलब है कि इसके बीच में जो विड्थ है वो 10 की होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 40 से 50 ही स्टार्ट हो सकता है कोई ऐसी मेजरमेंट हो जो 40 से लेस वाली हो, तो हम फिर क्या करेंगे 30 से 40 बना देंगे। हो सकता है 30 से लेस हो तो फिर हम 20 से 30 बना देंगे, ठीक है। इसके बाद एक बात और लिखी हुई है एक्सक्लूडिंग 50। एक्सक्लूडिंग 50 का मतलब हो गया कि जैसे आप एक ये इंटरवल बनाओगे 40 से 50, तो इसके अंदर जो ये 50 है इसको इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना, मतलब 50 किसके अंदर इंक्लूड करना है। यदि कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है तो उसको उससे नेक्स्ट वाला जो इंटरवल होगा उसके अंदर आपने काउंट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस मैं बना लेता हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि पूरी टेबल आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो देखिए सबसे पहले हम एक आपने स्केल की हेल्प से बनाने हैं 3 कॉलम हम इसके अंदर बनाएंगे। एक के अंदर आप यहाँ पे क्या लिखोगे क्लास इंटरवल, और जो क्लास इंटरवल है उसके प्लेस पे आप रेंट भी लिख सकते हो, रेंट इन रुपीस, वो भी कोई गलत नहीं होगा, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो रेंट इन रुपीस, या यदि आपने क्लास इंटरवल लिख दिया तो भी आपका ठीक माना जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक टैली मार्क्स का बना दो, वो देख लेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों ने टैली मार्क्स ना बनाया हो तो इसकी भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भाई, कितनी बार कौन आया है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये इंटरवल है हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है वो 3, 37, 20 की लाइन में कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं 30 से 40, फिर 30 से 40 के बाद 40 to 50, ये भी मैं साथ साथ लगा देता हूँ जिससे कि थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से आपको दिक्कत ना आए। 50 से 60, अब इसके बाद देखिए 60 to 70, 70 के बाद हम 70 to 80,
और फिर हम बना लेते हैं 80 to 90, और यदि और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो हम बना लेंगे। अब देखो 30 to 40, इसके अंदर हमें 40 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसका मतलब जो भी 3 से स्टार्ट हो रहा है उसको हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे पेन मैं दूसरा ले लेता हूँ। देखो 3 से 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो 30 और 40 के बीच में लाई करती हैं। तो यहाँ पे टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरह 40 से 50 में 50 को इंक्लूड नहीं करना, तो 40 से 4 से स्टार्ट होने वाले हम देख लेते हैं 1 2 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 5 से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ 3 और इधर रोमन में लिख लेंगे। अब 6 से स्टार्ट होने वाले देखते हैं हम कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो यहाँ 4 इधर इस तरह से 4 लिख देते हैं। अब 7 से स्टार्ट होने वाले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप ये देख सकते हो 80 इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वाले में जाएगा। अब 8 से स्टार्ट होने वाले देखो 1 2 और ये 3, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 और इधर। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं टोटल, और इनको हम ऐड करके देख लेते हैं। देखो 8 + 6 14 + 3 17 21 और ये 9, टोटल कितना हो गया 30। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 19 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं। बेटा आपसे क्वेश्चन के अंदर हिस्टोग्राम पूछा गया है, और कुछ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बार ग्राफ बना के आ जाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करवा बैठते हैं। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। बार ग्राफ में क्या होता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है। दोनों के अंदर बार तो आपने बनानी है, बट हिस्टोग्राम के अंदर गैप नहीं दिया जाता, और जो बार ग्राफ होता है उसके अंदर आपको 1 सेंटीमीटर का जो है या 1 बॉक्स का जो है वो क्या दिया जाता है, गैप दिया जाता है। जैसे आपने इस तरह से बनाओगे तो ये एक बार, फिर एक गैप, फिर बार, फिर गैप, फिर बार, फिर गैप, ये जो है वो होता है बार ग्राफ। ठीक है, और जब इस तरह से बनाते हैं हम, जिसके अंदर आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हो, फिर इधर कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, वो इसकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है और भी, तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम है जिसके बीच में गैप नहीं होता, और ये क्या है हमारे पास बार ग्राफ है। अब तो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अब वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती है, फिर भी कोशिश करेंगे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हो मिल जाए, बट आगे से आपने ध्यान रखना है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका हिस्टोग्राम। कैसे बनाते हैं, हमें 2 लाइन सेगमेंट्स लेने हैं इस तरह से, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल। इसको हॉरिजेंटल वालों को हम एक्स से और वर्टिकल को हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो ये पॉइंट है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ क्या लिखना है, मार्क्स, और वो वर्टिकली जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने ये सारा काम स्केल से बनाना होता है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम स्केल भी लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ठीक है, या फिर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना है कहाँ, वर्टिकल लाइन पे, और मार्क्स जो है वो हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो 0 ये है, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ होगा उस ग्राफ के अंदर आपको ऐसे लाइनें लगी हुई दिखाई देती हैं। तो जो फर्स्ट वाला होगा उसको हम 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, आप देख सकते हो, जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप बना सकते हो। इसके बाद हमने जो 1, 2 ये जो आपके ग्राफ पेपर के ऊपर बने होते हैं बॉक्सेस, उसके अंदर हमने
10 स्टूडेंट्स का भी ले सकते हो, पर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 10। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो लोग हैं उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। 5 है तो फिर 5 का गैप हो, 10 है तो 10 का गैप हो। तो 5 10 15 20 25 30 और ये हो जाएगा 35। और भी यदि ज़रूरत है तो हम आगे और एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले 0 से 10 का जो इंटरवल है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5। तो हम यहाँ से एक बात और देखिए, ये जो हिस्टोग्राम बनाते हैं 0 से स्टार्ट है तब तो हमें किंक का यूज़ नहीं करना, पर यदि ये 0 से स्टार्ट ना होकर के 10 से 20 से स्टार्ट होता तो फिर हम यहाँ बीच में इस तरह से किंक का यूज़ करते हैं। पर इस क्वेश्चन में हमें किंक का यूज़ नहीं करना है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ये। तो अब 5 के ऊपर लेके जाओगे आप और इस तरह से स्केल की हेल्प से आप ये बना लोगे एक बार। फिर इसके बाद है 9, तो इसी को आपने आगे एक्सटेंड करना है। 9 आपको ग्राफ पेपर के ऊपर अच्छे से दिखाई दे जाएंगी, लाइनें लगी होती हैं स्मॉल स्मॉल। और अब यहाँ स्केल की हेल्प से आप यहाँ 9 तक ले जा करके एक बार बना लोगे। इसी तरह 14, इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, 14 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम इस 14 वाले को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके बाद है 7, तो 7 के लिए ये स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, 5 6 7 यहाँ मान लेते हैं हम इसको। ये हम थोड़ा सा आइडिया से ले रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, पर आपके पास स्केल भी होगा, ग्राफ पेपर भी होगा, आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट करोगे। अब इसके बाद है 5, तो 5 के लिए आप बिल्कुल सेम यहाँ से हम चलेंगे यहाँ तक। इसको यदि आप इरेज करना चाहो तो इरेज कर सकते हो, यदि लिख दिया है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और आपने यदि ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि कुछ गलतियां की है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर भी डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिले हुए थे, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करो या फिर एक पाई चार्ट गिवन था वो करो। तो मोस्टली बच्चे मुझे पता है पाई चार्ट वाला ही करके आए होंगे, पर फिर भी मुझे तो ये एक बार क्वेश्चन नंबर 21 के दोनों ही पार्ट जो है आपको सोल्व करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करके आए हो तो उनको भी इनका जो सॉल्यूशन है वो पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूरे पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। यदि आप ये नहीं करके आए तो भी आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि ये तो हमने किया नहीं है तो ये क्यों देखें, क्योंकि 9th क्लास के अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो अब देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, द सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट्स एंड ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 110। एक 2 डिजिट नंबर और उसके डिजिट्स को यदि हम इंटरचेंज कर दें, रिवर्स कर देते हैं, तो जो नया नंबर बनेगा उन दोनों का जो सम है वो है 110। आपको एक बात और भी दी हुई है कि उन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 6। पहले 1-2 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सम ऑफ डिजिट्स गिवन होते हैं, पर इसके अंदर डिफरेंस ऑफ डिजिट्स गिवन है, तो आपको बताना है वो नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप x और y 2 वेरिएबल लेट करके भी कर सकते हो, और यदि आपने इसको वैसे नहीं करना, 1 वेरिएबल लेट करके करना हो, तब भी मैं आपको दोनों बता देता हूँ कैसे करते हैं। पर आगे आप जैसे ही 9th और 10th क्लास में जाओगे तो 2 वेरिएबल वाले भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर 1 वेरिएबल वाला मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल तो बेटा एक एक स्टेप नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह सारा मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें हमें थोड़ा टाइम का जरूर देखना है। तो लेट वंस प्लेस डिजिट, इसका जो वंस प्लेस डिजिट है वो हम लेट कर लेते हैं x है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, वो हमें गिवन है। देखो गिवन दैट जो डिफरेंस है डिजिट्स का वो 6 गिवन है। तो 10th प्लेस डिजिट क्या होगा, 10th प्लेस डिजिट, इसको 2 आंसर आएंगे बेटा इस क्वेश्चन के, दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है, तो 1st प्लेस हमने x लेट किया, तो जो अगले वाला होगा वो क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। यदि आप इसमें से x को माइनस करोगे तो आपका x से x कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या फिर ये नहीं लेते तो एक और भी आपके पास चॉइस है लेने की, 6 - x। तो यदि हम 6 - x लेंगे तो इसको माइनस करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 6 - x न ले करके हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, x माइनस में 6 ले सकते हैं।
एक तो हमने ले लिया x प्लस 6, दूसरा हम लेंगे x माइनस 6। यदि हम इसमें से माइनस करें x को तो देखो x से x कैंसिल हो गए पर माइनस 6 आ जाएगा, तो ये माइनस हम नहीं लेंगे x माइनस 6। तो यहाँ पे एक काम करो 6 माइनस x ले लेते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे 6 माइनस x लोगे तो माइनस x करोगे तब भी कैंसिल नहीं होगा। तो एक ये वाला तो हमारा परफेक्ट है बिल्कुल 6x प्लस 6, पर जो दूसरे वाला है उसको हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लेंगे। उसके लिए आप एक काम कर लो, इसका जो 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के लिए आपको क्या यूज़ करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई विद 10 प्लेस डिजिट, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, और 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लेस डिजिट। तो अब ये देखिए आप 10 इंटू में 10 प्लेस डिजिट जो कि हमारे पास क्या है x प्लस 6 है, और प्लस का ये साइन, और 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लेस पे जो हमने लिया था वो क्या था, x था। अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 की x से करेंगे 10x, 10 की 6 से करेंगे 60, और 1 की x से करेंगे 1x। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10x में x को ऐड करेंगे 11x प्लस में 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 डिजिट नंबर, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 11x प्लस में 60, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 2 डिजिट का। पर अब हम इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स न्यू ऑब्टेन्ड नंबर, न्यू ऑब्टेन्ड नंबर। तो जो नया नंबर होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ से हम चेंज करेंगे 10 मल्टीप्लाई विद 10 प्लेस डिजिट पे अब 1s वाला लिख देंगे x, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ थी, 1 प्लेस डिजिट के साथ, तो इसके अंदर हम लिख देंगे 10 प्लेस वाला x प्लस में 6। अब इसको सोल्व करेंगे 10x और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 11x प्लस में 6। तो ये कौन सा नंबर है, ये है रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं 11x प्लस में 6। इसको हम अब क्या कर दें, इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करने के बाद अब हमें अगली स्टेटमेंट क्या गिवन है, देखो इनका सम हमें पता है नंबर का, और इसको रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसका किसके इक्वल है, इन दोनों का सम 110 के। तो देखो 11x प्लस 11x क्या हो जाएगा 22x, 60 और 6 को ऐड करेंगे 66 इज इक्वल टू 110। तो 22x किसके इक्वल हो जाएगा, 110 में से 66 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 44 आ जाएगा, और x की वैल्यू 44 को 22 से कट करेंगे 2, तो x की वैल्यू 2 आई है अभी हमें। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 10 रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 11x प्लस 60, ये वाला था। तो अब 11 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, और प्लस में क्या है 60। तो 11 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 22 और प्लस में 60, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 82। तो जिन बच्चों ने 82 किया है वो भी ठीक है, पर कुछ बच्चों ने इसको 11x प्लस 6 वाले हिसाब से किया होगा, तो इसका उल्टा जब हम कर देंगे तो 28, वो भी हमारा ठीक माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर ये कहा गया था कि जो दोनों का डिफरेंस है वो 6 है, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और इस तरह से यदि हम नंबर लिखते हैं तो भी हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 82 भी करेक्ट है और 28 भी इसका करेक्ट है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है और वाला वो कैसे करोगे आप। अब देखिए इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो कि आपने सभी बच्चों ने किया होगा, उसके अंदर आपको कैसे करना था, द मंथली सेल ऑफ कंप्यूटर्स बाय ए शॉपकीपर इज एज शोन इन द फ्लोइंग टेबल। देखो ये मंथ्स हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड हैं जुलाई में 12, अगस्त में 18, सितंबर में 28, अक्टूबर में 42 एंड नवंबर में 44। ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने से पहले आपको सेंट्रल एंगल्स पता होने ज़रूरी है कि जुलाई के अंदर जो हमने कंप्यूटर सोल्ड मतलब जो बेचे हैं उनको यदि हम एंगल की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका एंगल क्या बनेगा। तो एंगल बनाने के लिए आपको पहले एक टेबल बनानी होगी। उस टेबल में भी देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ तो हम लिख लेते हैं मंथ्स। आपका मंथ्स है एक यहाँ पर जुलाई से स्टार्ट है,
फिर यहाँ पे है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, तो क्या हो जाएगा कंप्यूटर सोल्ड में 12। इसी तरह से अगस्त के अंदर कितने हैं 18, और सितंबर में देखिए कितने हैं 28, अक्टूबर में कितने हैं 42, और फिर नवंबर, तो नवंबर के अंदर ये कितने हैं 44, और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल। तो टोटल के अंदर आप देख सकते हो इनको ऐड करेंगे तो 10 10 और 4 24 4 2 10 और ये 14, तो 144 टोटल कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं जुलाई से लेकर नवंबर तक। अब हमें यहाँ पे इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। अभी सेंट्रल एंगल जो कि 360 डिग्री में से होता है वो कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए देखो आप क्या करोगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखो 12 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, और जो एंगल आप यहाँ पे आएगा वो लिखना है आपने। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से इसको कट करने लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कट करो, अच्छी बात है। देखो ये 12 से पूरा कंप्लीट कट हो गया, 12 आ गया, फिर इससे कंप्लीट कट हो गया 30, तो ये 30 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। पर आप ये देखो जरूरी नहीं होता, अब अगले वाले में देखो 18 अपॉन 144 इंटू में 360 है, तो जरूरी नहीं है कि अगले वाले में भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ये तो पता है कि जितने भी हम एंगल बनाएंगे उसमें अपॉन में तो 44 आएगा और मल्टीप्लाई में 360 आएगा, तो क्यों ना हम सबसे पहले सिर्फ स्टार्टिंग वाले में ही इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। देखो इसको 2 से कट करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है 2 से ही कट किया जाए। अब इसको हम उससे कट कर लेते हैं 3 से, और यहाँ पे 6, इसको 3 से कट करेंगे 2 और इधर 5। तो आपने ये देखा होगा कि लास्ट में जो है वो क्या आया है हमारे पास, इधर से तो आया है 5, इधर क्या आया है 2। ये काम एक ही बार करना पड़ेगा आपको। अब ये 2 और 5 आ गया, तो हर बार आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पे और यहाँ पे आपको 5/2 ही मिलेगा, इधर भी और इधर भी आपको क्या लिखेगा 5/2। तो 2 से 18 को कट कर दो 9 के 5 से मल्टीप्लाई कर दो 45। अब अगले वाले को देखो आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे ये क्या है 28 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई 360, इसको हम पहले ही कट कर चुके हैं, 5/2 आएगा, 2 से इसको कट कर देंगे 14 के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 70। तो मतलब आपको बार बार अलग अलग कट नहीं करने पड़ेंगे। 42 है तो 42 अपॉन 142 इंटू में 360 लिखना जरूर पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि लिखो ही ना इसको। 21 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 105, फिर है 44 अपॉन में 144 इंटू में 360 कैंसिल हो गए 2/5, ये कैंसिल हो गए 22, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो ये 110 सभी एंगल हमने बना दिए। अब एंगल आने के बाद फिर हमें ये देखना है कि अब हमें पाई चार्ट कैसे बनाना है, तो इनको ऐड करके भी देख सकते हो, 360 ही बनेंगे। देखो 110 और ये हो जाएगा 215 में 45 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 260, 70 और 30 को ऐड 100 आ जाएगा तो 360। तो टोटल आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि एंगल्स का सम भी क्या है 360 है। अब इतनी टेबल बनाने के बाद आपको एक अपनी कंपास लेनी है, जो भी रेडियस आप लेना चाहो ले सकते हो, उसके लिए आपको कोई कंपलसरी नहीं है भी इतने सेंटीमीटर लेनी है, जो आपको कन्वीनियंट है। तो कोशिश ये करनी है हमें कि खुला जो कि पेज के ऊपर आ जाए वो रेडियस लेंगे, जिससे कि आपको एंगल बनाते वक्त दिक्कत ना आए। तो जो भी हम सेंटर लेंगे उसमें से एक रेडियस को आप स्केल की हेल्प से इस तरह से बना दो, या डायरेक्शन आप कोई भी रखना चाहो तो रख सकते हो। अब आपने करना क्या है, इस सेंटर के ऊपर 30 डिग्री एंगल बनाना है। कंपास की हेल्प से तो नहीं बना पाएंगे हम सारे के सारे, डी की हेल्प से आप बना दो, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे 30 डिग्री हम बनाएंगे। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट डी की हेल्प से और स्केल से लाइनें लगानी है। मैं थोड़े से आइडिया से लगा देता हूँ। देखो ये 30 डिग्री लिखोगे और यहाँ पे जो आपका मंथ आएगा वो क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। इसके बाद अगस्त के अंदर देखो एंगल क्या है 45। अब जो 45 डिग्री एंगल हम बनाएंगे, अब जो ये नई रेडियस आई है अब हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा इसके ऊपर डी को, तो यहाँ पे डी रखेंगे और ये इस तरह से हम 45 डिग्री एंगल बना के और क्या लिख देंगे, अगस्त लिख देंगे। ठीक है। अब अगला जो एंगल होगा हमारा 70 डिग्री, तो हम अब डी को इस तरह से शिफ्ट करेंगे। डी आप सभी बच्चों को रखनी आती होगी,
नहीं आती तो एंगल वाली वीडियो में आप जा कर के देख लेना, किसी वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको डी का भी पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तब देखो यहाँ पे डी रखकर 70 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब हम आइडिया से बना रहे हैं, पर आपने आइडियाज़ नहीं लगाने हैं, आपने एग्जैक्ट बनाना है। और यहाँ पे हम सितंबर मंथ लिख देंगे। अब नई रेडियस ये है, अब यहाँ पे 105 बनाएंगे, तो ये मान लेते हैं हम एंगल है 105 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो 110 डिग्री ही बच जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे नवंबर। तो इस तरह से ये आपका जो पाई चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाई चांस कई बार क्या होता है कि बच्चे बनाते बनाते आते हैं और लास्ट वाला जो एंगल 110 बनना था वहाँ पे 1 या 2 डिग्री का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस तो हम काउंट कर सकते हैं, मान लेंगे, ठीक है, बट ऐसा ना हो कि 110 बनाना है और आपका तो 100 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए या 120 डिग्री बन जाए, तो वो गलत माना जाएगा। 1 आधे डिग्री का कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो ये पूरा पेपर था इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा पेपर अपना किया होगा। यदि इसमें से जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो कोशिश ये करनी है कि आगे कभी कोई भी हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे गलत ना हो। और दूसरा बेटा, आपने यदि ये वीडियो देख ली है तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर एक बार बता देना कि इस तरह से ये वीडियो हमने मतलब देखी है, और आप भी देख करके अपने कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।